साल 1972 जगह आइसलैंड की राजधानी रेकयाविक, दुनिया का एक ठंडा वीरान सा कोना आप कह सकते हैं। लेकिन उस साल यहाँ सियासी गर्मी उफान पर थी। वजह एक शतरंज का मैच जिसे कहा जा रहा था मैच ऑफ द सेंचुरी। एक तरफ थे बोरिस स्पासकी, सोवियत संघ के वर्ल्ड चैंपियन, सोवियत सिस्टम का सबसे चमकदार चेहरा, और दूसरी तरफ रॉबर्ट जेम्स बॉबी फिशर, अमेरिका के ब्रुकलिन का लड़का, जीनियस मगर उतना ही अड़ियल और उतना ही तुनक मिजाज। फिशर के नखरे दुनिया भर में सुर्खियां बटोरते थे। तब कभी वो कहता कि मैच की कुर्सी ठीक नहीं लग रही, कभी शिकायत करता कि कैमरों की भिनभिनाहट से उसका ध्यान भटक रहा है, और कभी इनाम की रकम को लेकर आयोजकों से भिड़ जाया करता। लेकिन यहाँ मैच शुरू होने से पहले ही रद्द होने की कगार पर पहुंचा। क्यों? क्योंकि फिशर ने रेकयाविक आने से ही मना कर दिया। सोवियत खेमे में जीत का माहौल बना। उन्हें लगा कि ये अमेरिकी छोकरा तो डर गया, बिना खेले ही वॉकओवर मिल जाएगा और पूरी दुनिया के सामने कम्युनिस्ट बुद्धि, अमेरिकी पूंजीवाद पर भारी पड़ जाएगी। लेकिन फिर हजारों मील दूर वॉशिंगटन डीसी में एक फोन की घंटी बजी। अमेरिका के तब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए हेनरी किसिंजर और बॉबी फिशर के बीच फोन पर बात हुई। किसिंजर ने कहा कि बॉबी, यूएस चाहता है कि तुम वहां जाओ और उस रूसी को हराओ। अब ये कोई गुजारिश नहीं थी, एक आदेश था। शीत युद्ध के एक नए मोर्चे का ऐलान था। उस एक फोन कॉल ने 64 खानों की बिसात को दो महाशक्तियों के बीच जंग के मैदान में बदल दिया था। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे कहानी शतरंज की। कैसे 64 खानों का एक खेल दो महाशक्तियों के बीच वैचारिक जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बना, और कैसे उस जंग का केंद्र धीरे धीरे मॉस्को की बर्फीली गलियों से निकला और चेन्नई के गर्म मैदानों तक पहुंच गया। शतरंज की यह कहानी महज एक खेल की कहानी नहीं है, ये सत्ता के बदलने की कहानी है। ये कहानी उस सोवियत किले की है जिसे दुनिया में कोई जीत नहीं सकता था। ये कहानी उस अकेले लड़के की है जिसने उस किले में पहली दरार डाली, और ये कहानी उस देश की है जिसने इस खेल को जन्म दिया और आज एक बार फिर इसकी सल्तनत पर काबिज हो रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। आज हम जिस खेल को चेस या शतरंज के नाम से जानते हैं, उसकी कहानी शुरू होती है एक किंवदंती से। कहते हैं कि करीब 1500 साल पहले गुप्त साम्राज्य के दौर में एक राजा हुआ करता था। एक दिन उसके दरबार में एक साधारण सा मगर बहुत ज्ञानी व्यक्ति आया। उसने राजा के सामने लकड़ी का एक बोर्ड रखा जिस पर 64 खाने बने हुए थे, और साथ में थी कुछ मोहरें जो 4 हिस्सों में बटे हुए थे: पैदल सैनिक, घोड़सवार, हाथी और रथ। और इन सब के बीच में था एक राजा। ये एक बोर्ड गेम था, है ना? बोर्ड्स पे खेले जाना, लूडो, चेस, ये सब बोर्ड्स गेम है। राजा ने खेल के नियम समझे और पहली चाल चली। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, राजा को इंटरेस्टिंग लगने लगा। अब राजा उस ज्ञानी से बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? कोई भी इच्छा तुम्हारी पूरी कर सकता हूं। अब मांगने वाला था ज्ञानी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इस बिसात के 64 खानों को चावल के दानों से आप भर दीजिए। बस एक शर्त है कि पहले खाने पर आप एक चावल का दाना रखेंगे, दूसरे खाने पर 2, तीसरे पर 4, और हर अगले खाने पर पिछले खाने से 2 गुने दाने रखते जाएंगे। अब राजा ने सोचा कि यह चावल देना है। तुरंत अपने वजीर को हुक्म दिया कि इस ज्ञानी की इच्छा पूरी की जाए, इसको चावल दो। अब राजा का हुक्म हुआ तो वजीर ने चावल के दाने रखवाने शुरू किए। पहला खाना 1 दाना, दूसरा 2 दाने, 8वें खाने तक 64 दाने हुए, 16वें खाने तक 32,000। 32वें खाने तक पहुंचते पहुंचते 200 करोड़ से ज्यादा दाने हो चुके थे, और दरबारियों के फिर पसीने छूटने लगे। हिसाब लगाया गया तो पता चला कि 64वें खाने तक पहुंचने के लिए जितने चावल के दाने चाहिए, उतने तो पूरी दुनिया के अनाज के भंडारों को मिलाकर भी जमा नहीं किए जा सकते। राजा को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। समझ आया कि वो जिस खेल को साधारण समझ रहा था, उसकी गहराई अथाह है। अब ये सिर्फ एक किंवदंती हो सकती है, लेकिन एक बात इतिहासकार मानते हैं कि शतरंज का जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ, चतुरंग के नाम से। चतुरंग यानी 4 अंग: पैदल, घोड़े, हाथी और रथ, जो उस समय की भारतीय सेना के 4 हिस्से हुआ करते थे, चतुरंगिणी सेना। इस खेल की दीवानगी भारत की मिट्टी में हमेशा से रही। एक और बड़ा मशहूर किस्सा लखनऊ से जुड़ा है। कहते हैं कि
1856 में जब अंग्रेजों की फौज अवध के नवाब वाजिद अली शाह की सल्तनत पर कब्जे के लिए लखनऊ में दाखिल हो रही थी, तब नवाब साहब अपने एक दरबारी के साथ शतरंज की बिसात पर मशगूल थे। जूती वाला किस्सा भी है, लेकिन एक किस्सा ये शतरंज की बिसात का है। और वाजिद अली शाह खेल में इतने डूबे थे कि उन्हें पता नहीं चला कि सल्तनत वाली बिसात हाथ से निकलती गई। मुंशी प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी या शतरंज की बाजी के नाम से जो कहानी लिखी हिंदी और उर्दू में, वो इसी किंवदंती को छूते हुए निकलती है। 1977 में महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने इस पर एक फिल्म लिखी, खुद डायरेक्ट की। 1857 की क्रांति से ठीक पहले अवध में क्या चल रहा था, उस पर प्रेमचंद की कहानी और रे की फिल्म दोनों को एक बहुत ही महीन और मानीखेज कमेंट्री माना जाता है। बहरहाल बात यह थी कि शतरंज का खेल जटिल होकर भी कितना नशीला, कितना ध्यान खींचने वाला हो सकता है। हमने अभी आपको बताया कि शतरंज की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है, जो यहाँ टेबल पर रखा हुआ है, वो मिला 6ठी सदी में ईरान में, जब भारतीय दूत ये खेल ईरान के शाह के दरबार में ले गए। वहां हाथों हाथ लिया गया इसे। ईरान में चतुरंग का नाम बदलकर शतरंज हुआ। खेल का नियम वही रहा, लेकिन एक ईरानी जुमला आज तक इस खेल की पहचान बना हुआ है कि जब राजा को घेर लिया जाता तो वो चिल्लाते शाहमान, मतलब राजा असहाय है, घिर गया। यही शाहमान बिगड़कर आज चेकमेट बना। ईरान के बाद 7वीं सदी में जब अरब सेनाओं ने ईरान पर फतह हासिल की तो शतरंज की बिसात अरब दुनिया में पहुंची। अरब के खलीफा इस खेल के दीवाने हुए। उन्होंने शतरंज पर किताबें लिखवाई, इसकी रणनीतियों पर काम किया। वो अरब ही थे जो इस खेल को अपने साथ उत्तरी अफ्रीका और फिर स्पेन के रास्ते यूरोप ले गए। कुछ कुछ अलजेब्रा जैसी कहानी है। यूरोप पहुंचकर शतरंज ने एक नया रूप लिया। नया रूप कैसा? सदियों तक खेल की रफ्तार बड़ी धीमी थी। राजा के बगल में जो वजीर, जिसे ईरानी फरजीन बुलाते थे, उसको रखा जाता और वो एक बार में सिर्फ एक ही कदम चल सकता था। लेकिन 15वीं सदी के आसपास यूरोप में खेल के नियमों में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। कमजोर से लगने वाले वजीर को रानी यानी क्वीन से बदला गया, जो बिसात की सबसे ताकतवर मोहरा बनी। वो किसी भी दिशा में कितने भी खाने चल सकती थी। इसी तरह हाथी, जिसे अरबी में अल्फील कहते थे, की जगह बिशप ने ली। इन बदलावों ने खेल को बहुत तेज, आक्रामक और दिलचस्प बनाया। ये वही शतरंज था जिसे आज हम खेलते हैं। तो एक खेल जो एक भारतीय राजा का गम भुलाने के लिए बना, वो ईरान के शाहों का पसंदीदा खेल हुआ, अरब के खलीफाओं की महफिल में शान बना और फिर यूरोप के शाही दरबारों तक पहुंच गया। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी तक ये खेल कुछ अमीर शौकीन लोगों तक ही सीमित था। एलिट्स का खेल था, जैसे गोल्फ अभी बोला जाता है। ये अभी तक जन जन का खेल नहीं बना था और न ही ये किसी देश की ताकत का प्रतीक भी था। ये सब होना बाकी था। 20वीं सदी में एक देश बना जिसने इस खेल को अपनी राष्ट्रीय पहचान, अपनी विचारधारा, इनका सबसे बड़ा हथियार बनाया और उस देश का नाम था सोवियत संघ। सवाल यह है कि एक नई नई कम्युनिस्ट सरकार को, जिसके सामने हजारों दूसरी चुनौतियां थी, एक बोर्ड गेम में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? आखिर 64 खानों के इस खेल में ऐसा क्या था जो इसे शीत युद्ध का इतना अहम मोर्चा बना रहा था? इसका जवाब हमें 1917 की रूसी क्रांति के ठीक बाद के दौर में मिलता है। जब व्लादिमीर लेनिन के बोल्शेविक्स ने सत्ता पर कब्जा किया तो उनका लक्ष्य सिर्फ सरकार बदलना था नहीं, एक वो आइडियोलॉजिकली हैवी मूवमेंट था। एक नया समाज, एक नया इंसान ही बनाना चाहते थे। एक होमो सोवियटिकस यानी एक नया सोवियत मानव उनकी कल्पना में था, जो तर्क से सोचे, विज्ञान पर यकीन करे और अनुशासित हो। इस नए इंसान को गढ़ने के लिए उन्हें औजारों की ज़रूरत थी और शतरंज उनका सबसे पसंदीदा औजार बना। पुरानी ज़ारशाही वाली आदतें जैसे ताश खेलना, शराब पीना, बुर्जुआ यानी पूंजीवादी मानी गई या मिडिल क्लास मानी गई, उनकी जगह शतरंज को बढ़ावा दिया गया। क्यों? क्योंकि यह सस्ता था, सबके लिए था और जैसा कि खुद लेनिन ने कहा था, ये दिमाग का जिम्नास्टिक था। यह खेल सोवियत विचारधारा से पूरी तरह मेल भी खाता था। इसमें किस्मत का कोई काम नहीं था, सिर्फ तर्क, रणनीति और इच्छा शक्ति की जीत होती थी। फेट के सहारे नहीं है, आप मेहनत से, लगन से जीत सकते हैं। क्रांति के कुछ ही साल बाद 1924 में सोवियत संघ ने शतरंज को एक सरकारी मिशन बनाया और इस मिशन का चेहरा बने मिखाइल बोटविनिक। बोटविनिक कोई आम खिलाड़ी नहीं थे, इंजीनियर थे, वैज्ञानिक भी थे। उनका मानना था कि शतरंज सिर्फ प्रतिभा का खेल नहीं, सिर्फ टैलेंट से काम नहीं बनेगा, विज्ञान से इसे साधा जा सकता है। कठोर ट्रेनिंग, घंटों का एनालिसिस और एक फौलादी अनुशासन के जरिए
कोई भी टॉप तक पहुंच सकता है। और उनका ये जो वर्ल्ड व्यू था, ये जो नज़रिया था, इस सोवियत सिस्टम के लिए एकदम परफेक्ट था। डेविड शेंक अपनी किताब द इमोर्टल गेम में लिखते हैं कि बॉटविनिक सोवियत शतरंज के पैट्रियार्क यानी कुलपिता हुए। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो आने वाले कई दशकों तक दुनिया पर राज करने वाला था। कौन सा सिस्टम? इससे आप एक चेस फैक्ट्री की तरह कह सकते हैं, समझ सकते हैं। इस फैक्ट्री में कच्चा माल थे देश भर के लाखों बच्चे। इन बच्चों को छोटी उम्र में ही पायनियर पैलेसेस में लाया जाता था। अब ये सोवियत संघ के सरकारी एक्टिविटी सेंटर थे और यहाँ बच्चों को शतरंज खेलना सिखाया जाता था। जिनमें थोड़ी भी प्रतिभा दिखती कि ये ग्रास्प कर रहा है, तुरंत उनको सिस्टम अडॉप्ट कर लेता। इनके ऊपर देश के सबसे बेहतरीन कोचेस को लगाया जाता। इन खिलाड़ियों को किसी बात की फिक्र नहीं थी, नौकरी या पैसा कमाने की चिंता नहीं थी। बस एक ही काम था कि आप चेस खेलो और जीतो। एक तरह से वो सरकारी एम्प्लॉयज़ थे जिनका वेतन सोवियत संघ के गौरव को बढ़ाना था। अब इसका नतीजा ये हुआ कि सोवियत संघ ने ग्रैंड मास्टर्स की फौज खड़ी की, जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं हुआ सालों साल, दशकों। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से लेकर 1972 में बॉबी फिशर के आने तक वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एक तरह से सोवियत संघ का घरेलू मामला बन गई थी, जैसे क्यूबन्स का एक वक्त बॉक्सिंग में था। बॉटविनिक, स्मिस्लोव, ताल, पेट्रोसियन, स्पासकी, चैंपियन का सिर्फ नाम बदलता था, लेकिन देश का नाम वही रहता था, सोवियत संघ। वैसे ये खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए नहीं खेलते थे। डेविड एडमंड्स और जॉन एडिनाव अपनी किताब बॉबी फिशर गोज टू वॉर में लिखते हैं कि सोवियत खिलाड़ी एक टीम की तरह काम करते थे। वो विदेशी विरोधियों के खिलाफ एक दूसरे की हेल्प करते। कई बार तो टूर्नामेंट में आपसी मैचेस में जल्दी से ड्रॉ कर लेते ताकि बाहरी खिलाड़ी की तरफ खेलने के लिए फ्रेश रहें कि एनर्जी लगानी है अगली पार्टी के खिलाफ। ये एक लाल रंग की अभेद्य मशीन थी, या कह लीजिए किला था, और हर जीत को सोवियत प्रोपेगेंडा में एक बड़ी कामयाबी की तरह पेश किया जाता था। अखबारों में सुर्खियां लगती, रेडियो पर ऐलान होता कि शतरंज की बिसात पर मिली एक जीत समाजवाद की जीत है इस दुनिया पर। अब जीत हो रही है और उसको इतना सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि हार का क्या होता होगा। हार एक नेशनल शेम होती थी, एक वैचारिक नाकामी की तरह देखी जाती थी। जब कोई सोवियत खिलाड़ी किसी बाहरी खिलाड़ी से हार जाता तो उससे पूछताछ तक हो जाती थी, उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते थे, उस पर भारी मानसिक दबाव डाला जाता था। ये वो किला था, वो लाल दीवार थी जिसे 1972 तक कोई भेद नहीं पाया। दुनिया मान चुकी थी कि शतरंज पर सोवियत आधिपत्य तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन हर सिस्टम, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अपनी खामियों के साथ ही आता है। सोवियत सिस्टम ने जीनियस तो बनाए, लेकिन उन पर इतना दबाव भी डाला कि वो मशीन के पुर्जे बनकर रह गए। और इसी मशीन से टकराने के लिए दुनिया के एक दूसरे कोने में ऐसा लड़का तैयार हुआ जो किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं था, खुद एक सिस्टम था। एक ऐसा लड़का जो इस लाल दीवार में एक स्थायी दरार डालने वाला था। जैसा हमने एपिसोड की शुरुआत में जिक्र किया, इस दीवार में पहली और सबसे गहरी दरार एक अमेरिकी लड़के ने डाली, बॉबी फिशर। ब्रुकलिन की तंग गलियों में पले बढ़े फिशर की पैदाइश एक बेहद गरीब परिवार में हुई थी। एक कम्युनिस्ट समर्थक थी माँ इनकी। 6 साल की उम्र में बॉबी की बहन ने उसे एक दुकान में लाकर एक शतरंज का सेट दिया, और बस उस दिन के बाद से उस लड़के की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। स्कूल, दोस्त, खेलकूद सब पीछे छूट गया। दुनिया सिर्फ 64 खानों में सिमट गई, और सिर्फ 15 की उम्र में बॉबी फिशर दुनिया का सबसे कम उम्र ग्रैंड मास्टर बन गया तब का। लेकिन फिशर के जीनियस होने के साथ साथ उसके अंदर एक गहरा अविश्वास भी था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, और सबसे ज़्यादा नफरत वो सोवियत शतरंज के सिस्टम से करता था। उसका मानना था कि सोवियत खिलाड़ी बेईमानी करते हैं। हमने पहले भी बताया कि टीम की तरह खेलते थे, बाहर वालों को लगता था कि कोई प्लानिंग प्लॉटिंग है। उसने 1962 में एक मैगजीन में लेख लिखकर खुले आम सोवियत प्लेयर्स पर यह इल्ज़ाम लगाया, और कुछ सालों के लिए टॉप लेवल शतरंज से खुद को अलग भी कर लिया कि आपको ऐसे खेलना है, आप खेलो, मैं यहीं हूँ। लेकिन जब बॉबी वापस आया तो तूफान बनकर आया। 1972 के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच तक पहुंचने के रास्ते में उसने जो किया वो आज भी एक किंवदंती है। उसने क्वार्टर फाइनल में ग्रैंड मास्टर माइक ताइमानोव को और सेमीफाइनल में बेंट लार्सन को 6-0 के स्कोर से हराया, बिना एक भी मैच हारे या ड्रॉ किए। टॉप लेवल के शतरंज में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था तब तक। अब ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, एक ऐलाने जंग था। फिर आता है रेकविक का वो ऐतिहासिक मैच जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे। हमने आपको बताया कि फिशर के नखरे पीक पर थे, लेकिन वो सिर्फ नखरे नहीं थे, एक दिमागी जंग का हिस्सा थे।
उसने अपने विरोधी बोरिस स्पासकी को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए हर हथकंडा आजमाया। कभी वो कुर्सी को लेकर लड़ने लगता, कभी कैमरों के शोर की शिकायत करता कि तकलीफ क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि दूसरा गेम खेलने ही वो नहीं आया और उसे हारा हुआ घोषित कर दिया गया। सबने सोचा कि मैच खत्म, फिशर वापस जा रहा है, लेकिन ये भी उसकी एक टैक्टिक थी। एक हरकत ने सोवियत खेमे और आयोजकों पर इतना दबाव डाल दिया फिशर की कि वो फिशर की हर शर्त मानने को तैयार हुए। मैच को एक छोटे और बंद कमरे में शिफ्ट किया गया, जहां कोई ऑडियंस नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था। शांत और शालीन स्वभाव के स्पासकी इस प्रेशर के लिए तैयार नहीं थे और फिशर ने बिसात के बाहर से ही मैच को जीतना शुरू कर दिया था। और फिर आती है वो बाजी जिसे मैच का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, गेम नंबर 6। उस गेम में फिशर ने ऐसी जबरदस्त चालें चली कि जब वो जीता तो खुद बोरिस स्पासकी अपनी कुर्सी से खड़े हुए और अपने ओपोनेंट के लिए उन्होंने तालियां बजाईं। एक सोवियत चैंपियन एक अमेरिकन खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था, वो भी शीत युद्ध के पीक पर। आखिरकार 21 मैचेस के बाद बॉबी फिशर वर्ल्ड चेस चैंपियन बना और उसने सोवियत संघ के 24 साल के एक छत्र राज को खत्म कर दिया। अमेरिका में रातों रात हीरो बना, देश में चेस का बूम आया, लोग पार्क्स में, क्लब्स में शतरंज खेलने लगे और ये शीत युद्ध में पश्चिम की एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत बनी। बॉबी फिशर ने वो कर दिखाया था जो नामुमकिन माना जाता था। अकेले ही सोवियत शतरंज की सल्तनत को घुटनों पर ला दिया था। यूएस को कोल्ड वॉर में एक और हीरो मिल गया था, लेकिन दुनिया ही नहीं जानती थी कि जिस शिखर पर पहुंचने के लिए फिशर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही शिखर उसकी सबसे बड़ी कैद बनने वाला था। बॉबी फिशर ने सोवियत संघ की शतरंज की सल्तनत को तोड़ तो दिया, लेकिन वो इस जीत के वजन को संभाल नहीं सका। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद गायब हो गया। उसने 1975 में अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने से इनकार कर दिया और शतरंज की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिशर के जाने से जो तख्त खाली हुआ, सोवियत संघ उसे वापस पाने के लिए बहुत बेताब था और ये ताज सीधे उनके नए लाडले चैंपियन के सिर पर आकर सजा, जिसका नाम था अनातोली कार्पोव। कार्पोव हर तरह से फिशर का उल्टा था, शांत, विनम्र और सोवियत सिस्टम का वफादार सिपाही था। उसकी शैली भी सोवियत विचारधारा जैसी थी, सुरक्षित, ठोस और धीरे धीरे विरोधी को पीस देने वाली, ग्राइंडिंग वॉर ऑफ अट्रिशन। कार्पोव के रूप में सोवियत संघ ने अपनी खोई हुई इज्जत फिर वापस पा ली और उन्हें लगा कि अब सब कुछ पहले जैसा होगा। गलत थे लेकिन, क्योंकि सोवियत चेस फैक्ट्री के अंदर ही एक ऐसा लावा पक रहा था जो जल्द ही फटने वाला था और इस लावे का नाम था गैरी कास्पारोव। कास्पारोव अजरबैजान के बाकू में पैदा हुआ लड़का था जो बिसात पर भूखे भेड़िए की तरह झपटता था और लोग उसे बीस्ट ऑफ बाकू तक कहते थे। जल्द दुनिया को शतरंज के इतिहास की सबसे बड़ी दुश्मनी भी देखने को मिली, कार्पोव वर्सेस कास्पारोव। सिर्फ दो खिलाड़ियों की जंग ये नहीं थी, ये सोवियत संघ के अंदर चल रही एक बड़ी लड़ाई का प्रतीक भी थी। 1984 में उनके बीच पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हुआ। ये इतिहास का सबसे लंबा और सबसे कंट्रोवर्शियल मैच भी बना। 48 गेम्स के बाद जब कार्पोव बुरी तरह थक चुके थे, मैच को बिना किसी नतीजे के रद्द कर दिया गया। कास्पारोव ने इल्जाम लगाया कि सिस्टम अपने चहेते खिलाड़ी को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कास्पारोव को रोक नहीं पाए। 1985 में 22 साल की उम्र में गैरी कास्पारोव ने कार्पोव को हराया और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और वो इतिहास के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बने। कास्पारोव सोवियत चेस के शिखर का प्रतीक था, लेकिन विडंबना देखिए, उसी दौर में सोवियत सिस्टम ही बिखर रहा था जिसने कास्पारोव को बनाया। 1991 में सोवियत संघ बिखर गया। गैरी कास्पारोव अब एक ऐसे साम्राज्य का आखिरी बादशाह था जो अब नक्शे पर मौजूद ही नहीं था। कास्पारोव की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी और ये लड़ाई किसी इंसान से नहीं थी, ये लड़ाई थी एक मशीन से, यूएस वाली मशीन, आईबीएम कंपनी का सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू। 1996 में कास्पारोव ने मशीन को हराया भी और ये साबित किया कि इंसान का दिमाग अभी भी तेज है मशीन से। लेकिन 1997 में आईबीएम ने डीप ब्लू को एक और ताकतवर वर्जन में बदला। वो मैच शतरंज से कहीं ज्यादा था। अब ये मैच जो हुआ, ये सिर्फ चेस का नहीं था, बहुत अलग लेवल पे गेम चल रहा है, इंसान वर्सेस मशीन। अपनी किताब डीप थिंकिंग में कास्पारोव लिखते हैं कि उन्हें उस मैच में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि मशीन कुछ ऐसी चालें चल रही हैं जो सिर्फ एक इंसान ही सोच सकता है और तब उन्हें शक हुआ कि आईबीएम की टीम पर्दे के पीछे से मशीन की मदद कर रही है। और इसी मानसिक दबाव में आखिरी और निर्णायक गेम में कास्पारोव टूट गए।
उन्होंने एक ऐसी गलती की जो वो शायद सामान्य हालत में कभी नहीं करते और मैच हार गए। ये सिर्फ कास्परोव की हार नहीं थी, एक युग का अंत था। सोवियत संघ की लाल बिसात इसी के साथ इतिहास बन गई। अब सवाल यह था कि इस खाली हुई सल्तनत पर अगला बादशाह कौन होगा। दुनिया को पता नहीं था कि जवाब मॉस्को में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत के एक शहर मद्रास में है। गैरी कास्परोव की हार के बाद शतरंज की दुनिया में एक खालीपन आया, एक सत्ता का शून्य, पावर वैक्यूम। कुछ समय के लिए व्लादिमीर क्रेमनिक जैसे रूसी खिलाड़ियों ने इस ताज को संभाला, लेकिन वो पुराना दबदबा, वो एक छत्र राज अब नहीं दिख रहा था। दुनिया एक नए बादशाह, एक नई दिशा का इंतजार कर रही थी, और वो दिशा, वो जवाब दुनिया के उस कोने से आया जहां सदियों पहले इस खेल की शुरुआत हुई थी, यानी हिंदुस्तान। शहर था मद्रास, जिसे अब हम चेन्नई कहते हैं, और खिलाड़ी का नाम था विश्वनाथन आनंद, जिसे दुनिया प्यार से विशी बुलाती है। विशी की कहानी सोवियत खिलाड़ियों से बहुत अलग थी। उन्हें किसी सरकारी पायनियर पैलेस में ट्रेनिंग नहीं मिली थी। अपनी किताब माइंड मास्टर में आनंद बताते हैं कि उनकी पहली गुरु उनकी माता थी सुशीला। ये एक ऐसी प्रतिभा थी जो किसी सरकारी सिस्टम में नहीं, बल्कि परिवार के प्यार और सहारे से पनप रही थी। और आनंद का खेलने का तरीका भी बहुत जुदा था। सोवियत स्कूल के खिलाड़ी घंटों सोचकर गहरी और ठोस चालें चलते थे। आनंद इसके ठीक उलट थे। बिजली की तेजी से सोचते थे और उनकी उंगलियां बिसात पर किसी तूफान की तरह चलती थीं। विरोधी जब तक पहली चाल का असर समझते, आनंद अपनी अगली 3 चालें सोच लिया करते थे। इसी रफ्तार की वजह से दुनिया ने उन्हें नाम दिया द लाइटनिंग किड। वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप भी जीती। ये वो पहली आहट थी जो दुनिया को बता रही थी कि शतरंज का भविष्य बदल रहा है। इंडिया वाली सेंचुरी आ रही है दोबारा से चेस में। वैसे वर्ल्ड चैंपियन बनना एक लंबा और मुश्किल सफ़र था। आनंद को उन्हीं खिलाड़ियों से लड़ना था जिनकी कहानियां सुनकर वो बड़े हो रहे थे, कार्पोव और कास्परोव। उन्होंने दशकों तक चले आ रहे रूसी दबदबे को चुनौती दी, और आखिरकार साल 2000 में उन्होंने अपना पहला फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता भी। ये भारत और पूरे एशिया के लिए एक ऐतिहासिक पल था। बॉबी फिशर के बाद वो पहले गैर रूसी खिलाड़ी थे जिन्होंने इस शिखर को छुआ था। इसके बाद 2007 से लेकर 2013 तक आनंद शतरंज की दुनिया के निर्विवाद बादशाह थे। उन्होंने अलग अलग फॉर्मेट्स में चैंपियनशिप जीती, जो उनकी काबिलियत का सबूत था। बॉबी फिशर की तरह ऐसा नहीं था कि एक बार जीत लिया और हो गया। विशी ने इतना ही नहीं किया, विशी ने क्रेमनिक और तोपलोव जैसे दिग्गजों को भी हराया और अपने ताज की हिफाजत की। लेकिन आनंद की विरासत सिर्फ उनकी जीती हुई ट्रॉफीज़ में आप नहीं रिड्यूस कर सकते। उनकी असली विरासत को कहा जाता है द आनंद इफेक्ट। कास्परोव ने खुद लिखा है इसे। उनकी सफलता ने भारत में एक क्रांति लाई। लाखों बच्चों ने, जिन्होंने कभी शतरंज की बिसात को देखा नहीं था, छुआ नहीं था, अब विशी आनंद बनने का सपना देखने लगे थे। आनंद ने साबित किया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए आपको रूस या यूरोप में पैदा होना ज़रूरी नहीं है। आप भारत के एक आम मिडिल क्लास परिवार से भी आ सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं। आनंद की एक जीत ने देश में हज़ारों चेस अकेडमीज़ खुलवाईं। उन्हीं ने वो ज़मीन, वो इकोसिस्टम तैयार करने की शुरुआत की जिस पर आज की युवा पीढ़ी की फसल लहला रही है हिंदुस्तान में। इस कहानी का अगला और अहम मोड़ आता है 2013 में। वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच आनंद के अपने शहर चेन्नई में हो रहा था, और उनके सामने था एक नया नौजवान चैलेंजर, नॉर्वे का मैग्नस कार्लसन। आनंद मैच नहीं जीत पाए और उन्होंने अपना ताज अपने ही घर में खो दिया। लेकिन ये एक अंत नहीं थी, एक तरह से मशाल को आगे बढ़ाने जैसा था। आनंद ने हार के बाद बेहद शालीनता से उसे स्वीकार किया। फिशर की तरह गायब नहीं हुए और न ही वो कास्परोव की तरह कड़वाहट से भरे। वो खेल के एक सम्मानित एल्डर स्टेट्समैन बने रहे, आज भी हैं। 2013 में चेन्नई में जब विश्वनाथन आनंद ने अपना ताज गंवाया, तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी की हार नहीं थी, एक पीढ़ी का बदलना था। आनंद ने जिस मशाल को जलाया, उसे थामने के लिए अब एक नया हाथ आगे बढ़ गया था, और ये हाथ था नॉर्वे का 22 साल का लड़का मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे यानी एक ऐसा देश जिसका शतरंज के इतिहास में कोई बड़ा नाम नहीं था। ये बात अपने आप में एक बड़ा संकेत थी कि शतरंज की सत्ता अब किसी एक देश या किसी एक सिस्टम की जागीर नहीं थी। वो सोवियत संघ और अमेरिका की राजनीतिक जंग नहीं थी। आनंद के जरिए वो ग्लोबल हो गई थी, और कार्लसन उसी ग्लोबल युग का पहला सुपरस्टार था। शतरंज की दुनिया ने उसे बहुत पहले ही पहचान लिया था। उसे शतरंज का मोत्सार्ट कहा जाता था, क्योंकि जैसे मोत्सार्ट के लिए संगीत था, वैसे ही मैग्नस के लिए शतरंज था, एक स्वाभाविक सहज कला।
कार्लसन को यूनिक बनाने वाली बात यह थी कि वो हर पिछले चैंपियन से एक मामले में बिल्कुल अलग था। वो शतरंज का पहला डिजिटल नेटिव चैंपियन था। कास्परोव और आनंद ने कंप्यूटर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखा था, लेकिन मैग्नस कार्लसन उस पीढ़ी का था जो कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ ही बड़ी हुई थी। उसने सोवियत खिलाड़ियों की तरह मोटी मोटी किताबों को रटने से ज्यादा इंटरनेट पर हजारों गुमनाम विरोधियों के साथ ब्लिट्स और बुलेट गेम्स खेलकर खुद को तराशा था। इसका असर उसके खेल पर आपको साफ देखने को भी मिलता है। सोवियत स्कूल की पहचान थी ओपनिंग की गहरी थ्योरी, बहुत सोच के पहले चाल चलना है। कार्लसन का फोकस कहीं और होता था। वो अक्सर शुरुआत में कोई बहुत साधारण चाल चलता था जिससे उसे बस थोड़ी सी बढ़त मिल जाए, और फिर खेल के बीच में या अंत में वो अपनी कंप्यूटर जैसी प्रिसिजन और पेशेंस से विरोधी को धीरे धीरे निचोड़ता था, जैसे कोई एनाकोंडा अपने शिकार को जकड़ता है। ये शतरंज का एक नया, बेहद असरकार और क्रूर अंदाज था। कार्लसन सिर्फ बिसात का बादशाह नहीं बना, एक ग्लोबल ब्रांड भी बना। उसने बड़ी बड़ी फैशन कंपनीज के लिए मॉडलिंग की, टीवी शोज पर आया और प्ले मैग्नस ग्रुप नाम की अपनी कंपनी खड़ी की जो बाद में अरबों की कंपनी बनी। कार्लसन शतरंज का पहला ऐसा खिलाड़ी था जो टाइगर वुड्स या रॉजर फेडरर की तरह कमर्शियली सक्सेसफुल सेलिब्रिटी बना। कार्लसन ने तकरीबन एक दशक तक वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप पर एक छत्र राज किया, इस सारी कमर्शियल सक्सेस के साथ साथ। लेकिन 2023 में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसने अपनी मर्जी से वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब छोड़ने का ऐलान किया। क्यों? उसका कहना था कि उससे अब लंबे कई हफ्तों तक चलने वाले क्लासिकल मैचेस में मजा नहीं आता, थक गया है। उसे खेल के तेज फॉर्मेट यानी रैपिड और ब्लिट्ज ज्यादा पसंद है, जहां वो आज भी दुनिया का बादशाह है बाय द वे। मैग्नस कार्लसन के जाने के बाद दुनिया की नजरें इस बात पर थी कि शतरंज का अगला बादशाह कौन होगा। लेकिन जवाब किसी एक नाम में नहीं आया, एक पूरी लहर में आया। एक ऐसी लहर जो भारत के तटों से उठी। ये विषयानंद की बाद की पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं। नाम सुनिए, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगैसी, निहाल सरीन। ऐसा भी नहीं है कि ये क्रांति सिर्फ लड़कों तक सीमित है। इसी कतार में है वैशाली रमेश बाबू, जो दुनिया की बेहतरीन महिला खिलाड़ियों में से एक है और प्रज्ञानंद की बहन भी हैं। और फिर है तानिया सचदेव, जिन्होंने न सिर्फ अपने आक्रामक खेल से नाम कमाया बल्कि चेस कमेंट्री में भारत को कूल बनाया। उनके बिंदास अंदाज और बेखौफ सवालों ने शतरंज को एक नए दर्शक वर्ग तक पहुंचा, स्पेशली यंगस्टर्स के बीच। और इसी मिलीजुली ताकत का नतीजा था कि 2020 में भारत ने ऑनलाइन ओलंपियाड में यूएस, रूस और चाइना को हराया, गोल्ड मेडल जीता। ये सिर्फ कुछ नाम हमने लिए, इनके पीछे हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे और नौजवान हैं जो दुनिया के किसी भी ग्रैंड मास्टर को हराने का दम रखते हैं। इस क्रांति का सबसे बड़ा सबूत दुनिया ने अप्रैल 2024 में देखा। कनाडा के टोरंटो शहर में फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट हो रहा था। ये शतरंज का सबसे मुश्किल टूर्नामेंट माना जाता है और इसे जीतने वाला ही वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज कर सकता है। उस टूर्नामेंट में भारत के 3 खिलाड़ी थे, डी गुकेश, प्रज्ञानंद और विदित गुजराथी। यह अपने आप में भारत के दबदबे का सबूत था कि वहां तक पहुंचे जो 3 प्लेयर्स हैं वो तीनों हिंदुस्तान से आते हैं, अमंग अदर प्लेयर्स। पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी थी और तब सिर्फ 17 साल की उम्र में डी गुकेश ने इतिहास रचा। डी गुकेश ने वो टूर्नामेंट जीता और वो गैरी कास्परोव के दशकों पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर वर्ल्ड चेस चैंपियन को चुनौती देने वालों के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। ये सिर्फ एक लड़के की जीत नहीं थी, ये एक नए भारत की जीत थी, उस सिस्टम की जीत भी थी जिसे आनंद ने अपनी मेहनत से सींचा था, ग्रूम किया था। लेकिन गुकेश का सफर यहीं खत्म नहीं होना था। कैंडिडेट्स जीतना तो शिखर की चढ़ाई का आखिरी पड़ाव था। असली इम्तिहान दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर होना था और उस मंच पर गुकेश ने वो किया जिसका सपना हर भारतीय देख रहा था। डी गुकेश फाइनली नए वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। चतुरंग का खेल जो हजारों साल पहले भारत में जन्मा था, उसका सबसे बड़ा ताज एक बार फिर घर लौट आया था। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से शतरंज की सबसे नई और शायद सबसे दिलचस्प दुश्मनी की शुरुआत हुई। ये जंग है ताज पहने हुए बादशाह गुकेश और बिना ताज के सुल्तान मैग्नस कार्लसन के बीच। एक खेलता एक खिलता नहीं। इस टक्कर की पहली चिंगारी दुनिया ने नॉर्वे चेस 2025 में देख ली। वहाँ एक क्लासिकल गेम में गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया और एक हार कार्लसन को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने गुस्से में टेबल पर हाथ पटक दिया। दुनिया के सबसे शांत और संयमित खिलाड़ी का ऐसा रूप कम देखने को मिला है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि 18 साल का ये लड़का अब दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के दिमाग पर असर डालने लगा था। इसके बाद आया क्रोएशिया में ग्रैंड चेस टूर 2025। टूर्नामेंट से पहले कार्लसन ने एक दिमागी खेल शुरू किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि वो गुकेश को टूर्नामेंट के सबसे कमज़ोर खिलाड़ियों में से एक मानेंगे और फिर खेलेंगे।
उन्होंने गुकेश की रैपिड और ब्लिट्ज खेलने की क्षमता पर सवाल उठाए। अब ये था चैलेंज। टूर्नामेंट शुरू हुआ तो गुकेश ने रैपिड सेक्शन में भी धूम मचा दी। उन्होंने न सिर्फ कार्लसन को हराया बल्कि एक बड़ी बढ़त भी बनाई। लेकिन फिर आया ब्लिट्ज का तूफान। यहाँ कार्लसन ने दिखाया कि उन्हें गोट कहा क्यों जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। कार्लसन ने ज़बरदस्त वापसी की और आखिर में टूर्नामेंट अपने नाम किया। जीत के बाद कार्लसन ने माना कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब दूसरे खिलाड़ी असाधारण प्रदर्शन न करें तो मेरा साधारण खेल भी जीतने के लिए काफ़ी होता है। ये इस बात का ऐलान था कि भले ही चेस का ताज गुकेश ने सिर पर रखा हो, लेकिन सल्तनत पर आज भी कार्लसन का ही राज है। शतरंज की ये कहानी आज एक रोमांचक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ है हिंदुस्तान का युवा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, जो शांत है, मेहनती है, दुनिया के सबसे मुश्किल खिलाड़ी को हराने का जज्बा रखता है। और दूसरी तरफ है नॉर्वे का मैग्नस कार्लसन, एक ऐसा खिलाड़ी जो ताज की परवाह किए बिना अपनी शर्तों पर खेलता है। ये सिर्फ दो खिलाड़ियों की जंग नहीं है, ये दो पीढ़ियों, दो शैलियों और शतरंज के भविष्य की भी लड़ाई है। क्या गुकेश क्लासिकल शतरंज के साथ साथ तेज फॉर्मेट में भी कार्लसन के दबदबे को तोड़ पाएंगे? ये कार्लसन ये साबित करते ही रहेंगे कि जब तक वो खेल रहे हैं दुनिया में सिर्फ एक ही किंग हो सकता है। कहानी का अंत अभी हुआ नहीं है, एक अध्याय वो शुरू हुआ है और दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि इस नई सबसे बड़ी दुश्मनी का अगला अध्याय क्या होगा। शतरंज की ये शानदार कहानी आपके लिए कमल ने लिखी थी और इरशाद ने रिकॉर्ड की थी। और अगर आप चाहते हैं डी गुकेश को और करीब से समझना, जितनी उनकी बात हमने यहाँ की उससे ज़्यादा उनके बारे में जानना और उनकी ज़बान से, तो आपको खबरगांव पर डी गुकेश का इंटरव्यू भी देखना चाहिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।